सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। किसी ने मुझसे कहा कि आप लोग सीओ के पीछे पड़े हुए हैं क्या, तो हमने उन्हें करेक्ट किया कि हम सीओ के पीछे नहीं पड़े हुए, हम भ्रष्टाचारी सीओ के पीछे पड़े हुए हैं। वो सीओ जिन्होंने आम जनता के खून को चूसा है, बाकायदा बूंद बूंद, आहिस्ते आहिस्ते। वो अंचल अधिकारी जिन्होंने जमीन की लूट का खेल खेला है, हम तो उनके पीछे पड़े हुए हैं। हम तो खम ठोक कर बोल रहे हैं कि हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। हां, लेकिन जो ईमानदार अंचल अधिकारी हैं, जो ईमानदार सीओ हैं, जिन्होंने जनता का साथ दिया है, उनके लिए हम उनके पीछे हमेशा खड़े हैं। उनकी लड़ाई भी न्यूज 11 भारत लड़ेगा। और आज एक ऐसी ही लड़ाई की बात होगी। एक आंख में एक सूरमा और दूसरे आंख में काजल। फिलहाल आपको यह बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिलहाल भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग की कार्रवाई का फॉर्मूला यही है। जिसके खिलाफ सबूत है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जिसके खिलाफ सबूत नहीं है, सिर्फ संदेह पर कार्रवाई हो जा रही है, निलंबन हो जा रहा है। क्या हो रहा है आप इस रिपोर्ट के जरिए पहले समझ लीजिए, फिर आगे की बात होगी। रिपोर्ट दिखाइए। एक आंख में सूरमा, दूसरे आंख में काजल। भू राजस्व विभाग का दोहरा चरित्र। महज संदेह के आधार पर कांके सीओ निलंबित, लेकिन जिनके खिलाफ सबूत, उन पर कार्रवाई नहीं। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब गिरिडीह सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया, देवघर सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया, सरिया सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया, केहल सीओ के खिलाफ सबूत दिखाया। कार्रवाई सिर्फ कांके सीओ पर क्यों? क्या कांके सीओ आपके सिस्टम में फिट नहीं है? कांके में हुए जमीन गड़बड़ी के मामले में डीसी द्वारा सौंपे गए जांच रिपोर्ट में इस बात की संभावना जताई गई थी कि इस पूरे प्रकरण में कांके सीओ की भू माफियाओं के साथ संलिप्तता हो सकती है, और इसी को आधार बनाते हुए कार्मिक विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। जबकि प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में सीओ को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए इस मामले में बीएयू के पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था। रांची के उपायुक्त को खबर मिली थी कि जमीन कारोबार से जुड़े कतिपय लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का समतलीकरण कराकर उसे बेचने की फिराक में हैं। उन्हें यह भी जानकारी मिली थी कि भूमाफियाओं द्वारा जुमार नदी को भरकर उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराई। जब ये जानकारी यहाँ के अंचलाधिकारी अनिल कुमार को हुई, तो उन्होंने कांके थाने में भूमाफियाओं के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो प्राथमिकी दर्ज कराई। मीडिया में हाईलाइट होते हुए यह मामला विभाग तक पहुंचा। उसके बाद विभाग ने पूरे मामले की प्रमंडलीय आयुक्त से जांच कराई। प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि सीओ को क्लीन चिट। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की भूमिका पर इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए। दूसरी ओर उपायुक्त ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि अंचलाधिकारी की भूमिका पर संदेह है। 29 दिसंबर को प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा भेजे गए जांच रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए उपायुक्त की रिपोर्ट को संलग्न कर भू राजस्व विभाग ने कहा कि सीओ के निलंबन की अनुशंसा होनी चाहिए। अनुशंसा के आधार पर कार्मिक विभाग ने अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया। लेकिन हेहल अंचल के बजरा मौजे के खाता संख्या 119 और प्लॉट संख्या 336 पर धारा 144 लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से 4 दीवारियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसकी शिकायत भी भू राजस्व विभाग से की गई है, लेकिन कहां कार्रवाई है ही नहीं। हेहल अंचल के बजरा मौजा के खाता संख्या 119 प्लॉट संख्या 336 पर धारा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद यहां एकड़ों जमीन पर दिन रात चहरदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस मामले में किसी के खिलाफ कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। तो ईमानदार सचिव साहब, मैंने आईएएस की परीक्षा क्लियर नहीं की है, इसलिए बौद्धिक स्तर पर मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, ये तो तय है।
लेकिन एक मेरी सामान्य सी बुद्धि कहती है कि इंसान दो ही तरह का होता है, या तो वो ईमानदार हो सकता है या फिर वो बेईमान हो सकता है। आप ईमानदार हैं और दोनों हाथ जोड़ करके आपकी ईमानदारी को सलाम भी हम करते हैं। लोगों ने कहा कि आप ईमानदार हैं, हमने माना कि आप ईमानदार हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपकी या आपके विभाग की कार्रवाई किस आधार पर हुई। कांके सीओ को, अनिल कुमार को जिस आधार पर निलंबित किया गया है, दो रिपोर्ट तैयार हुई। पहली रिपोर्ट प्रमंडलीय आयुक्त ने तैयार की, उन्होंने बाकायदा सीओ को क्लीन चिट दी और उन्होंने संदेह जताया कि भाई बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी BAU के कुछ पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, उपायुक्त ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने उसमें संदेह जाहिर किया। संदेह, इस शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं सर, संदेह। संदेह जाहिर किया कि सीओ की संलिप्तता होनी चाहिए। आपने जांच की कि सीओ संलिप्त हैं या नहीं है, या फिर सिर्फ संदेह के आधार पर कार्रवाई हुई। अगर सिर्फ संदेह के आधार पर कार्रवाई हुई तो फिर देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री आपको जो रिपोर्ट देते हैं, तो आप तो उस रिपोर्ट पर ऑफ द कैमरा, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑफ द कैमरा आप कहते हैं, आपने कहा कि बाकायदा पहले देवघर सीओ का पक्ष लिया जाना चाहिए था, शो कॉज किया जाना चाहिए था। हमने तो बाकायदा सीओ क्या, सीओ के तोते को भी दिखा दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम में देवघर सीओ फिट बैठते हैं। हमने गिरिडीह सीओ के इशारे दिखा दिए, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखा दिया कि उन्होंने तो बाकायदा इशारे में सारी बात कह दी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके सिस्टम में फिट बैठते हैं। हमने सरिया सीओ और उनके तोते का खेल दिखा दिया, आपने कार्रवाई की नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके सिस्टम में फिट बैठते हैं। जो आपके सिस्टम में फिट बैठता है उस पर कार्रवाई नहीं होती, और जो आपके सिस्टम में मिसफिट है शायद उस पर कार्रवाई हो जाती है। अनिल पर आपने कार्रवाई की, अनिल कुमार कांके के सीओ, लेकिन अनिल कुमार ने तो बाकायदा प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। हमने इकोनॉमिक्स की शुरुआती कक्षाओं में एक विशेष सर्कल के बारे में पढ़ा था, शायद आम आदमी आज उसी विशेष सर्कल में है। हम फिर से कह रहे हैं कि हमारी कोई आपसे पर्सनल रंजिश नहीं है, हमारी किसी सीओ से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम मीडिया हैं, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम खबरों को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखेंगे। हमने निष्पक्ष तरीके से जो खबरें जैसी हैं आपके सामने रख दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जनता की तरफ से कि आप कार्रवाई भी करेंगे। कहा जाता है कि हम कांव कांव कर रहे हैं, कहा जाता है कि सीओ से हमारी पर्सनल दुश्मनी है। किसी सीओ से हमारी क्या पर्सनल दुश्मनी हो सकती है सर? कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपने बेईमानी का सर्टिफिकेट दे करके और एक सीओ को निलंबित कर दिया, तो आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दीजिए देवघर सीओ को, आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दीजिए गिरिडीह सीओ को, आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दीजिए सरिया सीओ को, आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दीजिए हेहल सीओ को। हमने तो बाकायदा पीड़ितों को ला करके आपके सामने रख दिया, बाकायदा लाइव चैनल पर 3.5 करोड़ झारखंड के लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं अजय लाल का। अजय जी, कांके सीओ पर कार्रवाई हुई, चलिए हो सकता है कोई ऐसी रिपोर्ट होगी जिसकी जानकारी हमें नहीं, हम मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक सामान्य सी बुद्धि कहती है कि इसे लेकर के, जिस मामले को लेकर के बाकायदा दो रिपोर्ट आई, उन दोनों रिपोर्ट में किसी में भी सीओ को दोषी नहीं ठहराया गया। उपायुक्त की रिपोर्ट, रांची डीसी की रिपोर्ट कहती है कि संभवतः संलिप्तता हो सकती है, संदेह है उनको। प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट में जिस पर संदेह जाहिर किया गया वो तो आराम से है, सीओ को क्लीन चिट मिली तो उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। चलिए मान लेते हैं, लेकिन अगर इन पर कार्रवाई हुई है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो इशारे दिखाते हैं? क्या उनके रिटायर किए जाने का इंतजार किया जा रहा है कि एक बार रिटायर हो जाएंगे फिर कोई क्या कर लेगा? देवघर सीओ पर कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं हमारे सचिव साहब? आखिर सरिया सीओ पर कार्रवाई से क्यों पीछे हट रहे हैं हमारे सचिव साहब? आखिर हर सीओ की बात होती है तो कुछ खास शब्द प्रयोग में आते हैं कि हम ऊपर में देते हैं। आखिर वो ऊपर में कौन बैठा है? हम तो नहीं जानते वो ऊपर में कौन बैठा है। आपके आसपास जो लोग बैठे हैं, हमारे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है उनका, हम वो कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप कार्रवाई कर दीजिए सर।
ताकि आपकी ईमानदारी को दोनों हाथ जोड़ करके न्यूज 11 भारत के साथ जनता भी सलाम करे। अजय। बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ऐसा नहीं चल सकता। यदि आपने कांके सीओ पर कार्रवाई की है, आपके इस कार्रवाई के, आपके इस निर्णय का तारीफ होनी चाहिए कि आपने दो रिपोर्ट को अलग करके, यानी कि दो रिपोर्ट, एक डीसी ने कहा कि डाउटफुल वर्क, यानी कि संदेह के आधार पे, जब संदेह के आधार पर कार्रवाई हो सकती है तो देवघर सीओ के खिलाफ तो बजाबता उनके जुर्मों का पूरा पुख्ता पुलंदा हम लोगों के पास है, न्यूज 11 के पास है, पूरे देवघर के लोगों के पास है। गिरिडीह सीओ की बात हम कह रहे थे, पूरा स्टिंग ऑपरेशन 43 मिनट का हमारे पास है, न्यूज 11 के पास है। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि भू निर्माण भू राजस्व सचिव के सोन साहब को कोई सबूत चाहिए, यदि उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है तो न्यूज 11 पूरा डॉक्यूमेंट देने को तैयार है। देखिए अभिषेक, हम जब आप इस समय जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इससे पहले मैं एक जगह बैठा था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जेब में जो कागज है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास जो कागज है इसमें 1 दर्जन ऐसे राजस्व कर्मचारी की नाम मेरे पास है, जिस राजस्व कर्मचारी जो हेहल, कांके, अरगोड़ा, रातू, इन लोगों का आप जो है वेतन जिनके खाते में जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे कभी भी इन लोगों ने अपने वेतन को छुआ तक नहीं। और 2-4 राजस्व कर्मचारी तो ऐसे हैं उनका मंथली प्रैक्टिस 30 लाख रुपए के आसपास है, नहीं कि 1 लाख रोजाना। तो जांच यदि आप कर रहे हैं, यदि आपने कार्रवाई की है तो उस कार्रवाई को ऐसा हो कि लगे कि नेचुरल जस्टिस आपने किया है, ऐसा नहीं कि किसी ने हत्या कर दी तो उसको आपने फांसी दे दी और दूसरे किसी ने हत्या की तो आपको उसको आपने संदेह के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया। 2 तरफा फैसला नहीं हो सकता। यदि एक जुर्म है तो सजा भी एक जैसी होनी चाहिए अभिषेक। बिल्कुल। और अजय, मैं तो फिर से वही बात कह रहा हूं कि आखिर कार्रवाई का आधार क्या है। कार्रवाई का आधार तो सबूत होना चाहिए। आप ही वो शख्स थे जिनसे बातचीत में सचिव साहब ने ऑफ द कैमरा ये बात कही थी कि देवघर सीओ पर जो देवघर डीसी ने शोकॉज जारी किया है नियम संगत नहीं है, क्योंकि पहले तो उनसे कारण जान लेना चाहिए था। पहले देवघर सीओ से बाकायदा कारण जानना चाहिए था देवघर डीसी को, यही सचिव साहब ने कहा था। तो क्या उन्होंने कांके के सीओ अनिल कुमार से उनका पक्ष जाना? अभिषेक, जो पूरा सिस्टम करता है, किसी भी जिले का मालिक वहां का डीसी होता है और वो अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सचिवालय तभी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है जब उसको बर्खास्त करने की नौबत आए। आप देखेंगे ना सिर्फ सीओ, ना सिर्फ राजस्व कर्मचारी, यानी आप कई जिलों में जाएंगे जो शिक्षकों की कई ऐसे मामले आए जहां पर की कार्रवाई डीओ स्तर पर हो गई, यानी कि उसको निदेशालय से आकर पूछना नहीं पड़ा कि मैं अमुक शिक्षक पर कार्रवाई करने जा रहा हूं, क्या राज्य सचिवालय हस्तक्षेप करेगा या नहीं। तब तो एक एक शिक्षक से यहाँ के शिक्षा सचिव शोकॉज पूछना शुरू कर देंगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। यदि आपने कांके सीओ से स्पष्टीकरण नहीं पूछा, उनका पक्ष आपने नहीं लिया और आपने कार्रवाई की, चलिए मैं मानता हूं कि आपका ये फैसला स्वागत योग्य है, स्वागत होना चाहिए, कम से कम कार्रवाई दिखाई पड़ी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जितने सारे आप सीओ के नाम ले रहे हैं, चाहे वो हेहल सीओ की बात करें, देवघर सीओ की बात करें, गिरिडीह सीओ की बात करें, रविंद्र कुमार सिन्हा जी का, तो इनके खिलाफ भी कई मामले हैं जिसको पर्दाफाश किया जा चुका है, मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी है, न्यूज 11 बजाबता सीरीज पर सीरीज दिखाता रहा है। तो इसका मतलब है कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं कि मैं धैर्य में विश्वास करता हूं। के सोन, बिल्कुल उन पर विश्वास है, उनके सिस्टम पर विश्वास है कि इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। शुरुआत जरूर हुई है, कांके सीओ निलंबित हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में भी तमाम चीजें हैं। तो अभी भी मैं जिस स्तर का पत्रकार हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट सीओ की कहानी लगातार दिखाई जा रही है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई सचिव के सोन जरूर करेंगे अभिषेक।
अजय लाल, मेरी जो लिमिटेड बुद्धि कहती है, मैं लिमिटेड बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लिमिटेड बुद्धि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कोई आईएएस एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो मैं एक आईएएस जो सोच रखते हैं उस सोच की बात सोच भी नहीं सकता। शायद मेरा बौद्धिक स्तर उतना नहीं हो सकता, लेकिन एक बड़ी सामान्य सी कहावत मैंने भी पढ़ी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरे पास अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन मेरे फेसबुक पर मैसेज आते रहते हैं। कोई अपनी जान की दुहाई मांग रहा है, कोई अपनी जमीन की दुहाई मांग रहा है देवघर से, कोई सरिया से अपनी जान की दुहाई मांग रहा है, कोई गिरिडीह से अपने जान की दुहाई मांग रहा है। स्थिति यह है कि किसी भूमाफिया का क्या खौफ होगा जैसा खौफ इन अंचल अधिकारियों का है। चाहे आप सरिया की बात करें, चाहे आप गिरिडीह की बात करें, चाहे आप देवघर की बात करें। यहां तक स्थिति है कि विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं बाकायदा। आज तो बगोदर के विधायक विनोद सिंह जो है, उन्होंने बाकायदा भू राजस्व विभाग में जाकर के एक चिट्ठी सौंपी है, मुलाकात की है कार्रवाई को लेकर के, ये सरिया सीओ को लेकर के। लेकिन क्या इन सब का फायदा क्या है? क्या जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो कब तक आखिर लोग इंतजार करते रहेंगे कार्रवाई का? आखिर ऐसी कौन सी जांच है जिस जांच के चक्कर में पूरा भू राजस्व विभाग फंसा हुआ है? आखिर एक मजबूत सचिव अचानक से कुछ मामलों के आ जाने के बाद मजबूर सचिव के रूप में क्यों नजर आने लगता है? देखिए अभिषेक, पूरी कहानी आपने तमाम चीजें लगातार जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, देखिए देवघर सीओ को जो स्पष्टीकरण गया है राज्य सचिवालय के माध्यम से, भू राजस्व विभाग के माध्यम से, उस स्पष्टीकरण की कॉपी हमारे पास है। उसमें जो 3 पैराग्राफ में उनको स्पष्टीकरण भेजा गया है। पहला पैराग्राफ ये कहता है कि आप यानी कि देवघर के सीओ बगैर बिना सूचना के दफ्तर से क्यों गायब पाए गए। कहीं से उस स्पष्टीकरण में ये नहीं लिखा गया है कि आपने अपने कारनामे से भू माफियाओं की मदद की, आपने अपने कारनामे से सही को गलत और गलत को सही करार दिया। वो पूरे चीज में कहीं नहीं लिखा हो। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर दोनों के मुंह मिले हुए हैं कि मैं ये कार्रवाई करूंगा, आपका ये जवाब आएगा और उसके बाद मामले रफा दफा हो जाएंगे। अच्छा, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा ये जो कार्यक्रम है फेसबुक पर लाइव है और एक दर्शक कमेंट कर रहे हैं। मैं उस कमेंट को अक्षरशः पढ़ के बता दे रहा हूं, उनका नाम नहीं बता रहा। उनका नाम देखना हो तो हमारे फेसबुक लाइव पेज पे चले जाइए। कुछ नहीं होगा सर देवघर सीओ पर, देवघर सीओ पैसा देकर मैनेज कर लिया है, ये बाकायदा शब्द हैं और ये एक आम आदमी के शब्द हैं। अब इसका नतीजा, इसके मायने क्या निकलते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, न्यूज़ 11 भारत कुछ कह नहीं रहा, ये आम लोगों के शब्द हैं। अब क्या इमेज है आम लोगों के अंदर, आप समझ लीजिए। बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से कांके की सीओ पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद अन्य सीओ पर कार्रवाई की गुंजाइश पूरी तरह से बनी हुई है। मैं बार बार फिर से दोहरा रहा हूं कि परसेप्शन गलत बनता जा रहा है, चाहे वो भू राजस्व सचिव हो या फिर उनके नीचे के अधिकारी हो, संयुक्त स्तर के कई अधिकारी हो। कईयों के नाम लेंगे तो गिनती कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे अफसरों की गिनती पूरी तरह से, कई ऐसे अफसर हैं जिन्होंने सिस्टम बना रखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जानने वाले बेहतर जानते हैं कि कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, कहां कौन ऐसा शख्स बैठा है। राज्य सचिवालय आप चले जाएं, भू राजस्व विभाग के दफ्तर के गलियारे में चले जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे अजनबी चेहरे दिखाई पड़ेंगे जो अमूमन रांची के तो नहीं है, सचिवालय से जुड़ा उनका काम नहीं होता है। सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने जितने भी स्टिंग किए, जितने भी खुलासे किए, सबको आपने बहुत करीब से देखा है। सबको करीब से देखा तो उसमें एक बात कॉमन निकली। कॉमन क्या निकलती है? हर सीओ ये कहता है कि भाई हमारा जो हिस्सा है उस हिस्से में से ऊपर तक पहुंचता है। अब ऊपर वाला कौन है? कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, सचिव साहब तो ईमानदार हैं, पर सचिव साहब के आसपास भी कुछ तोते तो जरूर हैं। कई बड़े तोते हैं, कई रंग बिरंगे तोते हैं, है ना अजय? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यदि कोई सीओ ये कह रहा हो कि ऊपर तक मेरा सिस्टम मैनेज किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है समझने वाले, जानने वाले और सुनने वाले, देखने वाले तमाम लोग जानते हैं कि ऊपर का मतलब क्या होता है और कहां तक चीजें जाती है, कैसे मैनेज होता है। बार बार इन चीजों को उठाया जा रहा है कि कांके सीओ पर कार्रवाई हुई है,
स्वागत योग्य कार्रवाई है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या आपने जिस प्रकार से देवघर सीओ के खिलाफ पूरी तरह से आप एक जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आ गए कि नहीं भाई, देवघर के जो डीसी की जो रिपोर्ट है, जो स्पष्टीकरण है, जो कार्रवाई है वो गलत है, उनको उनका पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। किसी का यदि आप गर्दन काटते हैं तो उसके पहले उनका पक्ष जानना चाहिए। लेकिन वही सवाल आपने बिल्कुल कहा कि क्या कांके की सीओ से आपने स्पष्टीकरण पूछा था, क्या उनको जवाब देने का आपने मौका दिया? मैं बार बार कह रहा हूं कि एक जुर्म की 2 सजा नहीं हो सकती। यदि कांके सीओ ने गलती की है, उस पर आपने कार्रवाई की है, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। लेकिन सेम नेचर के मामले देवघर सीओ, गिरिडीह सीओ, सरिया सीओ के खिलाफ है, तो उस पर कार्रवाई में देर क्यों? और यदि देर होगी तो गलत परसेप्शन बनेगा, कई तरह की बातें होंगी और उसके बाद हो सकता है कि आप पर भी सवाल उठने शुरू हो जाए कि एक का आपने गर्दन काट दिया, दूसरे के लिए आप डैमेज कंट्रोल के रूप में क्यों सामने आ गए? अभिषेक, हाँ, कमाल की बात है अजय। देखिए, कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर एक आदमी है, उस आदमी की खुद की पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है, और उन जमीनों के लिए जिसके कागज पत्तर सब कुछ उसी के पास है, कहते हैं कि भाई कागज है तो आगे क्या जरूरत है, पर सब कुछ उसके पास है और वो अपनी जमीन के लिए दौड़ रहा है। अंचल अधिकारी ने ऐसा खेल रच दिया है, बाकायदा कबूलनामा है, अंचल अधिकारी आकर के कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमने घूस लिया है। लोगों के मन में ये परसेप्शन जा रहा है कि भाई वो रांची आते हैं, पता नहीं आखिर ऐसे कौन से तोते से मुलाकात करते हैं जो वो तोता उसके बाद फिर उनको कॉन्फिडेंस में ले लेता है और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस में जाकर के अपना काम कर रहे हैं। मजाल है क्या? इतने खुलासे के बाद भी आप देखिए कि गिरिडीह सीओ आराम से अपने कैबिन में जाकर के गिरिडीह में काम कर रहे हैं, सरिया सीओ आराम से सरिया में अपने कैबिन में जाकर के काम कर रही हैं, देवघर सीओ आराम से देवघर में जाकर के अपने कैबिन में काम कर रहे हैं, हेहल सीओ आराम से हेहल में जाकर के अपने कैबिन में काम कर रहे हैं। हम कोई पागल हैं क्या जो हमने इन 4 सीओ को ही छुआ है? हमने बाकी सीओ को तो कुछ भी नहीं किया। लोगों में ये इमेज बनाई जा रही है कि इन सीओ के साथ हमारी पर्सनल दुश्मनी है। सर, हमारी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारी पर्सनल दुश्मनी हर उस शख्स से है जो झारखंड के खिलाफ खड़ा है, जो झारखंड के आम जनता के खिलाफ खड़ा है। अजय, परसेप्शन ये तैयार किया जा रहा है कि हमारी दुश्मनी है सीओ से, पर्सनल दुश्मनी है। ऐसे परसेप्शन को हम क्या बोले, बताइए। देखिए अभिषेक, किसी के परसेप्शन खासकर न्यूज 11 के बारे में यदि कोई बनाता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार व्यक्ति है। लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से नई सरकार बनी है झारखंड में, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, लोगों को जानकारी होगी कि पिछले 2020 के जनवरी महीने में किस प्रकार से टेंडर घोटाला का पूरा सीरीज हमने प्रसारित की थी। लोगों ने तारीफ की थी और कल जो लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं एक जानकारी दे दूं कि कल संयुक्त वाम दल यानी कि सीपीआई, सीपीएम, मार्क्सवादी सहित कई अन्य दल के नेताओं ने बाकायदा बैठक करके न्यूज 11 की तारीफ की और कहा कि आप एक बार अपनी टीम को कोडरमा भेजिए, आप अपनी टीम को एक बार चाईबासा भेजिए, आप अपनी टीम को एक बार जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर के इलाके में भेजिए, आप अपनी टीम को हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ भेजिए और तब देखिए क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। न्यूज 11 इस पर भी होमवर्क कर रहा है कि जल्द ही एक टीम बनाकर, रिपोर्टरों की टीम बनाकर ऐसे जगहों के जो सीओ हैं क्या कुछ अपने कार्यालय में वो कर रहे हैं, इसकी भी खबर हम दिखाएंगे। तो कोई ये परसेप्शन जानबूझकर ये बनाता हो कि पर्सनल दुश्मनी का, तब तो मामला यह भी हो सकता है कि कई ऐसे रिपोर्ट चलते हैं, कई क्राइम की खबरें चलती हैं, तो ये कोई परसेप्शन मीडिया हाउस के बारे में यदि कोई बनाता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हम तो सीधा सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने कांके सीओ के पार कार्रवाई की है तो अगली कार्रवाई का हिस्सेदार आप देवघर सीओ को बनाइए, उसके बाद गिरिडीह सीओ को बनाइए, उसके बाद सीओ सरिया सीओ को बनाइए, तब ये लगेगा कि आपने जस्टिस विथ नेचर किया है। नहीं तो आपके खिलाफ जो परसेप्शन बनेगा और तब जो जनता बोलना शुरू करेगी तब शायद इसका कोई अंदाजा नहीं होगा कि ये बातें कितनी दूर तक चली जाएगी। अभिषेक, चलिए अजय, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा हुई इस बात पर। लेकिन सीधी सी बात है कि एक आंख में सुरमा और दूसरे आंख में काजल, आखिर ये नियम क्यों? मैं फिर से कह रहा हूं
कि हमारी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी दुश्मनी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और बाकायदा हमने जितने मामले दिखाए हैं तथ्यों के साथ दिखाए हैं, ऐसा कोई हवाई मामला हमने नहीं दिखाया है। तमाम डीड्स के साथ, तमाम कबूलनामों के साथ, तमाम पीड़ितों के साथ, तमाम सबूतों के साथ। और अगर भू राजस्व विभाग को उन सबूतों की जरूरत है, उन डीड्स की जरूरत है, उन स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो आकर के बाकायदा हमारी तरफ से गरम चाय की भी व्यवस्था रहेगी, आकर के हमारे ऑफिस से उन तमाम चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बड़े इंटरेस्टिंग सी खबर आपको दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं।